Hello students and welcome back to Unique Academy. I know it's been really long since the last video of legal studies was posted on this channel, was uploaded, but in our last video we covered introduction to tort, and in today's video we are going to cover intentional torts and its kinds of intentional torts. So in today's class we'll cover be it battery, assault, invasion to privacy, everything, and this video is going to be super long. So yes, without wasting any more time, let's begin. So in our previous class we have already covered introduction to tort and its source. Now in this class we are going to start with kinds of tort and majorly we are going to cover only intentional tort and its types. बहुत लंबी होने वाली है ये वीडियो, so be ready. So very first topic is kinds of wrongful act. ठीक है, in tort cases the victim or the claimant claims that the defendant or the wrongdoer, in cases में क्या होता है, wrongdoer या फिर डिफेंडेंट वो अपने आप को डिफेंड करता है, और विक्टिम जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है वो होता है क्लेमेंट. ठीक है, द डिफेंडेंट और द रॉन्ग डूअर हैज़ कंडक्टेड द wrongful act और इज लाइबल फॉर द इंजरी अकर्ड बाय द क्लेमेंट. ये बाय द क्लेमेंट नहीं होना चाहिए, अकर्ड टू द क्लेमेंट होना चाहिए. ठीक है, प्राइमरीली देयर आर 3 काइंड ऑफ रॉन्ग्स ऑन अ टॉर्ट. मेजरली यहाँ पे 3 तरीके के रॉन्ग होते हैं. The wrongful act can occur either intentionally or negligently on the part of wrongdoer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इंटेंशनली भी किसी के साथ गलत कर सकते हो, ठीक है, किसी को किसी तरीके की हानि, कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, या फिर नेग्लिजेंटली भी आपने इग्नोरेंस, आपकी इग्नोरेंस की वजह से हो गया. और द डिफेंडेंट इज स्ट्रिक्टली लाइबल फॉर द wrongful act. नाउ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, जब आप पूरी तरह से इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. अभी आई एम नॉट गोइंग टू इवन गिव यू अ हिंट अबाउट इट. सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटेंशनल wrongful acts. ठीक है, और इसमें हम लोग इसके टाइप्स कवर करने वाले हैं. ओके, सो वेरी फर्स्ट इज व्हाट आर इंटेंशनल टॉर्ट. ठीक है, एन इंटेंशनल टॉर्ट रिक्वायर्स द क्लेमेंट टू शो दैट द डिफेंडेंट कॉज द इंजरी ऑन पर्पस. क्लेमेंट कौन है? जिसके साथ गलत हुआ है, उसे शो करना है, उसे ये बात प्रूव करनी है कि डिफेंडेंट ने उसे इंजरी या उसका कोई नुकसान करवाया था ऑन पर्पस. डिफेंडेंट कौन है? wrongdoer. Furthermore, the claimant must show that he or she suffered a particular consequence or injury and that the defendant's action caused the consequence or injury. Plus उसे ये भी शो करना है कि भैया डिफेंडेंट के एक्शन से, रॉन्ग डूअर के एक्शन से मुझे किसी तरीके की कोई इंजरी, कोई नुकसान, कोई हानि पहुंची है, और उसके लिए डिफेंडेंट के ही एक्शन रिस्पॉन्सिबल थे. So depending on the context and the situation there are various kinds of intentional tort. ठीक है, इस तरह से अगर हम context देखें, अगर हम situation देखें, then there are kinds of intentional tort. ठीक है, they include assault, battery, false imprisonment, unlawful harassment, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की आगे की वीडियो, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. दीज में ऑल्सो हैव आस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ. अगेन पे अटेंशन. ठीक है, ये उनके लिए है स्पेशली जो बच्चे क्लास पढ़ने के लिए नहीं अटेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए करते हैं, जिन्हें लगता है कि क्लास 12th पढ़ के वो सावधान इंडिया के राइटर बन जाएंगे. ठीक है, सो दीज में ऑल्सो हैव आस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, but treating them also as tort increase the possibility of higher compensation. ठीक है, there could be aspects जो criminal law के अंडर आए, but उन्हें अगर हम as a tort शो करते हैं तो हमारे compensation के chances बढ़ जाते हैं. ठीक है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बात की थी कि in case of tort we get compensation not पनिशमेंट. ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को जो क्रिमिनल में आ रही है, आपको लग रहा है कि क्रिमिनल है, अगर हम उसे टॉर्ट के तौर पे पेश करेंगे तो हम भले ही जो डिफेंडेंट है उसे पनिशमेंट ना मिले, बट जो कंपनसेशन है वो अच्छा हो जाता है. द काइंड्स ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो. Now very first is battery and assault. Now pay attention, stay with me. ठीक है, now this is going to be slightly long
दिस इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली कन्फ्यूजिंग, पर मैं आपको एक एक माइन्यूट पॉइंट बताऊंगी, आप लोग भी प्लीज़ ध्यान दीजिए। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आपके पास बुक है तो अपने साथ एक पेंसिल भी रख लीजिए। द इंटेंशनल टॉर्ट ऑफ बैटरी अकर्स व्हेन द डिफेंडेंट causes the touching of the claimant with the intent to harm or offense। क्या कह रहा है? डिफेंडेंट, ठीक है, यानी जो रॉन्ग डूअर है उसने कॉजिंग द टचिंग, किसी तरीके से टच किया है डिफेंडेंट की बॉडी को, क्लेमेंट की बॉडी को, विद द इंटेंट, इस इरादे के साथ, टू हार्म दैट पर्सन और टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ ऑफेंस, उस इंसान को किसी तरीके से चोट पहुंचाने के लिए, ठीक है। आपने इंटेंशनली किसी को मारा, भाई आपकी इंटेंशन नहीं थी, आप चलते चलते आपका पैर लड़खड़ाया और आप किसी को लग गए, आप किसी के ऊपर गिर पड़े, दैट डज नॉट कम अंडर इंटेंशनल टॉर्ट, क्योंकि भाई उस बेचारे आप कोई भी जानबूझ के तो नहीं गिरे ना। बट अगर आपने सामने वाले को देखा और आपने जानबूझ के उसकी बॉडी को इस तरह से टच किया कि उसे किसी तरीके का हार्म पहुंचे, उसे इस तरह से स्लैप किया है, ठीक है, आपने इंटेंशनली स्लैप किया है, पुश किया है, टच किया है, तो तब आ जाता है वो बैटरी के अंडर। बैटरी एंड असॉल्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स, प्लीज पे अटेंशन। बोथ इंटेंट एंड कॉजेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द टॉर्ट ऑफ बैटरी टू अकर। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंट भी होनी चाहिए, आपका इरादा भी होना चाहिए, साथ के साथ कॉजेशन मतलब आपने वाकई में टच किया है, ठीक है। सिर्फ इरादा करके आप उस तरफ बढ़े और आपने टच नहीं किया तो बैटरी का चार्ज नहीं बनेगा, ठीक है। सो इंटेंशन के साथ साथ कॉजेशन भी होना चाहिए फॉर द टॉर्ट ऑफ बैटरी टू अकर। For example, if the defendant intends to commit battery by hitting the claimant in the head but ends up killing him, this amount to battery as his intentional act, intention of to commit harm, cause the death, ठीक है। क्या कह रहा है? If the defendant intends to commit battery, अगर कोई रॉन्ग डूअर ने, किसी ने सोच लिया, ए ने सोच लिया कि मुझे तो आज बी को बैटरी असॉल्ट करना है, बैटरी के अंडर इस इंटेंट के साथ मैं खड़ी हुई हूँ कि मुझे आज उसे मारना है, उसे टच करके उसे हार्म करना है, ठीक है। देन विच माइट इवेंचुअली लीड टू हिज डेथ, बीज डेथ, ठीक है, इट विल कम अंडर बैटरी। द एक्ट ऑफ टचिंग डजंट नेसेसरली हैव टू बी डन विद डिफेंडेंट्स फिस्ट, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, you should know this clarity, you should have that act of touching doesn't necessarily have to be done by defendant's fist. Always it could be anything, touching the plaintiff like throwing hot water at someone. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए अपने हाथ से ही मारना है, उसे टच करना है, कि मैम ने बोला था टच करना है, तो अगर मैंने ए ने अगर बी को थप्पड़ ही नहीं मारा, ठीक है, तो यानी यहाँ पे बैटरी तो नहीं बन रही है, ठीक है, बैटरी वाला केस तो नहीं है। नहीं भाई, अगर ए ने बी को बेसबॉल बैट से मारा है, हॉट वाटर फेंका है, ठीक है, तो भी वो बैटरी के ही अंडर आएगा। किसी भी चीज़ में आप इसे आसान तरीके में ये समझिए कि किसी भी चीज़ में आप किसी की बॉडी को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। The intentional tort of assault occur when the defendant intends to cause the claimant a reasonable apprehension of an imminent harmful or offensive touching to the claimant, and when this causes the claimant to suffer a reasonable apprehension of an imminent harmful or offensive। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट तब होता है जब आप इस तरीके का वातावरण क्रिएट करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि दूसरे वाले को इस तरीके की एंजाइटी हो, फील हो कि आप उसे मारने वाले हैं, उसे इस तरह से टच करने वाले हैं कि उसे हार्म होगा, ठीक है। आपने बैटरी में टच किया था बट असॉल्ट में आपने अभी तक टच नहीं किया, आप असॉल्ट में टच नहीं करते, पर आप इस तरीके का बातें करते हैं, इस तरीके का उसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ते हैं कि उसे ये लगे कि अभी आप उसे टच करने वाले हैं और उससे कोई हार्म होने वाला है, और इस तरीके के फीलिंग की वजह से उसे काफ़ी सफरिंग होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, now pay attention, you will get it more better in easy words. Assault is when the defendant intend to make claimant think, when the defendant यानी wrong doer intend, इरादा करता है, to make claimant think, कि जिसके ऊपर वो wrong doer है और जो दूसरा victim है वो इस तरह से सोचे that he is about to suffer a battery, कि उसको मैं मारने वाला हूँ, उसके ऊपर बैटरी होने वाली है, ठीक है, he is going to suffer a battery,
एंड एज अ रिजल्ट द क्लेमेंट डज थिंक दैट ही इज अबाउट टू सफ़र अ बैटरी। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप ए और बी हैं, ठीक है, अब आप ए ने बी को टच नहीं किया है, मारा नहीं है, बट उसने उसके फेस में यू नो राइट इन हिज फेस ही इज सेइंग दैट ओ इतना मारूंगा ना, ऐसे मारूंगा, अभी मेरे बंदे आने वाले हैं, तेरी पिटाई लगाएंगे, तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। ठीक है, एंड सिंस टचिंग मीन्स बैटरी, तो बी इज नाउ स्केयर्ड टू हिज डेथ, फॉर हिज डेथ, की अब there is going to be battery, they are going to touch me, they are going to harm me, they are going to break my limbs, they are going to break my muscles, my arm। ठीक है, this is assault। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, और ये भी शायद समझ आ रहा होगा कि दोनों को साथ साथ क्यों पढ़ा जाता है। बैटरी में आप वाकई में टच करते हैं, असॉल्ट में आप टच नहीं करते, बट यू मेक द अदर पर्सन फील लाइक दैट ही इज अबाउट टू बी टच्ड इन अ वे दैट विल इवेंचुअली हार्म हिम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिफेंडेंट थ्रोज एन आयरन बॉल एट द claimant and misses his head as the claimant moves his head away from the direction of the iron ball, this amount to assault। ठीक है, आपने कोई बेचारा जा रहा है, उसके पास उसके फेस के पास, उसके हाथ के पास कोई आयरन बॉल फेंक दी। ठीक है, दिस इज असॉल्ट। उसे ये लगेगा कि आप उसी की तरफ मारने वाले थे, उसे हार्म पहुंचाने वाले थे। द परसेप्शन ऑफ द क्लेमेंट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ अगेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि परसेप्शन ऑफ द क्लेमेंट क्या है, यानी जो विक्टिम है उसे क्या फील हुआ। आप बोल सकते हैं कि मैम हमने तो ऐसी बॉल फेंकी थी, वो बाई चांस उसके पास से गई, बट इफ ही फील्स लाइक दैट योर इंटेंट वाज टू क्रिएट असॉल्ट, देन इट विल बी असॉल्ट। So if the defendant points out an unloaded gun at the claimant who does not know that it is unloaded and he thinks he is about to get shoot, this amount to assault, which can take place without battery। ठीक है, now this is also important that assault can take place without battery। ठीक है, likewise battery can also take place without assault। ऐसे ही बैटरी भी हो सकता है without assault। For example, someone may hit other person from behind। देखो, असॉल्ट तो हुआ कि मैं ए बी को कह रहा है कि मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड इन रिटर्न द बी इज काइंड ऑफ गेटिंग दैट आइडिया, ही इज गेटिंग दिस परसेप्शन दैट वाकई में ए उसको मारने वाला है, उस पर अटैक करने वाला है, उसके हाथ पैर तोड़ने वाला है। दैट इज असॉल्ट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ए ने कहा है तो वो उसे मारेगा, तो यानी कि असॉल्ट कैन हैपन इवन विदाउट बैटरी। सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि ए पहले से डिक्लेयर करे कि भाई मैं तेरे को मारने वाला हूँ, हो सकता है बी निकले अपनी क्लास से और ए फटाक से उसके सिर पे बेसबॉल बैट मार दे। ठीक है, बिना किसी प्रायर डिक्लेरेशन के, बिना किसी असॉल्ट के। ठीक है, नाउ वी हैव फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, किसी को गलत तरीके से आपने इम्प्रिजन कर रखा है। देखते हैं, ये भी टॉर्ट के अंडर आता है। ठीक है, द इंटेंशनल टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज सेटिस्फाइड व्हेनेवर देयर इज इंटेंट टू। इंटेंट बहुत ज़रूरी है टॉर्ट में, इनफैक्ट पूरे लॉ में। प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिए, जहाँ भी इंटेंट आ रहा है प्लीज़ 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 हाईलाइट है। ठीक है, इंटेंट टू अनलॉफुली, गैर कानूनी तरीके से, कन्फाइन और रिस्ट्रेन द क्लेमेंट in a bounded area, and when this actually causes the claimant to be knowingly confined or restrained in a bounded area unlawfully। यानी कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है कि किसी को आपने कैद कर लिया है, ठीक है, गलत तरीके से कैद कर लिया और उस इंसान को पता है कि आपने उसे गलत तरीके से कैद कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, द डिफेंडेंट इंटेंशनली लॉक्स द क्लेमेंट इन द क्लासरूम विदाउट हैविंग द लीगल अथॉरिटी टू डू सो। अनलॉफुल तो तभी होगा ना जब उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, एंड द क्लेमेंट नोज ही इज ट्रैप्ड। ठीक है, अब बच्चे खेल रहे थे, दोनों में से, दोनों ए और बी दोनों क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ही पता है कि उनमें से किसी के भी पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, एंड आपस की लड़ाई में, खेल नहीं था, लड़ाई थी, और लड़ाई में आर्ग्यूमेंट होते होते ए ने बी को क्लासरूम में बंद कर दिया। ठीक है, फर्स्टली ए की कोई अथॉरिटी नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली अनलॉफुल। सेकेंडली उसने बंद कर दिया एंड बी नोज कि ही इज नाउ ट्रैप्ड। ठीक है, दिस इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। समटाइम्स कोर्ट अलाउ द एक्चुअल हार्म टू सब्सटीट्यूट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। क्या कह रहा है ये, कि कभी कभी ये जो हमने अभी पढ़ा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द अदर पर्सन नोज दैट ही इज़ ट्रैप्ड, दैट ही इज़ अनलॉफुली कन्फाइंड। ठीक है, यानी विक्टिम को पता होना चाहिए कि वो अनलॉफुली कन्फाइंड है। कभी कभी कोर्ट क्या होती है, इस चीज़ को हटा देती है जब एक्चुअल हार्म हुआ होता है। ठीक है, अब बी को नहीं पता था कि वो बंद है
या फिर कुछ भी आप यही एग्जांपल ले लो, ए और बी का ही ले लो, ठीक है। अब बी को नहीं पता था कि ही इज़ अनलॉफुली ट्रैप्ड, ठीक है, ही इज़ इन अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, उसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, बट समहाउ ड्यूरिंग दैट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही गॉट इंजर्ड ड्यू टू दैट ट्रैप, ठीक है। तो इसमें उसकी नॉलेज या फिर उसकी अवेयरनेस या फिर उसे पता था या नहीं पता था, दिस वोंट मैटर, द कोर्ट कैन overlook it at the name for the sake of the injury which occurred to B. So even if the claimant is unaware that he is trapped but suffers injury, ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि भैया जो क्लेमेंट है, जो विक्टिम है, उसे पता ही नहीं था कि वो अनलॉफुली ट्रैप किया गया है, बट उसे फिर भी किसी तरीके की इंजरी हो जाती है, द टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज सेटिस्फाइड, तब भी टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट विल बी सेटिस्फाइड। व्हाट इफ मैंने ए और बी ने दोनों ने लड़ाई या आर्ग्यूमेंट होते होते किसी ए ने बी को कहीं पे कन्फाइन कर दिया, ट्रैप कर दिया, ठीक है, बट बी को पता ही नहीं है कि वो कैद है, उसे पता ही नहीं है कि गेट बंद है, तो क्या होगा, तब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, ठीक है। बट उसे पता नहीं है, बट स्टिल ही गॉट सम सॉर्ट ऑफ इंजरी, उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे टाइमली कोई एड नहीं मिल पाया, तब इट विल बी अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ओके। हाउएवर द क्लेमेंट शुड नॉट बी ट्रैप्ड विलिंगली और कंसेंचुअली, मतलब कि जो विक्टिम है वो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए कि तेरा भाई बहुत बहुत ताकतवर है तो इसे पूरे दिन के लिए भी बंद कर जाएगा ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कहो, आप लोग आपस में बात करते रहो और आपका फ्रेंड आपको आपकी मर्जी से क्लास में बंद कर दे और फिर आप बोलो कि मैम ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट था, नहीं, तब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। मूविंग अहेड वी हैव ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास का मतलब हमें पता ही है, जब हम लोग बिना अथॉरिटी के किसी के लैंड में जाते हैं, किसी के एरिया में जाते हैं बिना परमिशन के। द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड अकर्स व्हेन द डिफेंडेंट हैज़ द इंटेंट, अगेन इंटेंट, to physically invade real property of the claimant and does invade physically without the claimant's approval or consent, ठीक है। जब आपका इरादा हो किसी की प्रॉपर्टी में अनलॉफुली जाने का, बिना उसकी परमिशन के जाने का, या फिर आप उसकी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के चले जाते हैं, तब होता है ट्रेसपास टू लैंड। द इन्वेजन कैन हैपन विद ऑब्जेक्ट और बाय पीपल एंड इंक्लूड्स इन्वेजन ऑफ सम एरिया ऑफ एयर अबव द लैंड एंड सम एरिया बिलो द लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट ध्यान रखने के हैं कि ये पहला है कि इन्वेजन कैन हैपन विद ऑब्जेक्ट, मतलब आप खुद तो नहीं जा रहा, ए बी की प्रॉपर्टी में खुद तो इन्वेड नहीं कर रहा, बट ही इज डंपिंग ऑल हिज गार्बेज इन बीज प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज इन्वेजन, ठीक है। सिमिलरली द people and includes invasion of some area of air above the land and some area below the land, मतलब कि ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप अपने फैक्ट्री में कोई पॉल्यूशन, कोई हार्मफुल टॉक्सिक गैस बना रहे हो और उसे आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो दूसरे के एरिया में, ठीक है, आपने जो अपना पाइप है वो उस डायरेक्शन में कर रखा है, ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर आप बोल दो कि मैम हम उनके लैंड में तो नहीं गए थे, हमने अपना सामान, अपना गार्बेज उनके लैंड में तो नहीं भेजा था, नो यू कांट डू दैट। इवन द एरिया, द एटमॉस्फेयर टू सम एक्सटेंट even above that land is that belongs to A, ठीक है। Similarly the area beneath the land, ठीक है, under the land also belongs to that, ठीक है। beneath the land वाले का एग्जाम्पल दे रखा है। For example, the defendant may litter the claimant's land or may create a drainage outlet below the land of the claimant, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बोले ए और बी हैं, आप पड़ोसी हैं, बी ने बिल्कुल मना कर रखा है कि आप मेरी प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते, कोई कूड़ा नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए ना तो किसी भी तरीके का कोई भी डिस्पोज ऑफ उसकी एयर में कर सकता है, उसके एटमॉस्फेयर में कर सकता है, ना ही, ठीक है, उसके लैंड के अंडर कर सकता है। लैंड के अंडर मतलब उसने भैया पता चला नीचे कोई ड्रेनेज बना दिया, ठीक है, ए ने बी के घर के नीचे कोई ड्रेनेज बना दिया, कोई रिजर्वायर बना दिया, नहीं कर सकते यार, उससे इवेंचुअली हार्म तो एक ही प्रॉपर्टी, बी कोई प्रॉपर्टी को होगा ना, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता, वो सब भी इन्वेजन की कैटेगरी में आएगा। Then we have trespass to chattel. Now trespass to chattel or conversion are very similar. They both are related to property, and trespass to land was again it was related to immovable property, ठीक है। So trespass to chattel मतलब होता है व्हीकल या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। When the defendant has the intent to use और इंटरमेडल विद अ चैटल, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है,
मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, चैटल का मतलब जो चीज़ मूवेबल हो, ठीक है। डिफेंडेंट यानी कि रॉन्ग डूअर की इंटेंट थी, इरादा था, टू यूज़ या तो इस्तेमाल करने का या फिर इंटरमेडल या फिर उसके साथ कोई ऐसा घपला कर देना, उसे ख़राब कर देना, ठीक है, किसे, चैटल को, ठीक है। क्या चैटल, यानी जो दूसरे विक्टिम है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, विच वॉज इन द पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट, जो विक्टिम की ही पोजेशन में था। एंड व्हेन दिस एक्चुअली हैपेंस एंड कॉजेज सिग्निफिकेंट और परपेचुअल डिस्पोजिशन, डिप्रिवेशन ऑफ यूज और डैमेज एज टू कंडीशन, क्वालिटी और वैल्यू ऑफ द चैटल, ठीक है। और इस तरह से उसमें कोई सी तरीके का ट्रेसपास करना, इंटरमेडल करना या उसे इस तरह से यूज़ करना कि उस चीज़ की जो वैल्यू है वो डिप्राइव हो जाए या फिर जो विक्टिम है वो उसे यूज़ ना कर पाए या उसकी चीज़ जो चैटल है वो डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर उसकी क्वालिटी, उसकी कंडीशन या उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाए, कॉज सम अदर हार्म टू क्लेमेंट्स लीगली सिक्योर्ड इंटरेस्ट, या फिर उसमें जो क्लेमेंट था यानी जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसका जो लीगल इंटरेस्ट है उसे किसी तरीके का हार्म पहुंचे, ठीक है। अब जैसे कि ए बी की कार ले गया और उससे एक्सीडेंट कर आया, ठीक है, या फिर बैंक रॉबरी कराया, ठीक है। अब वो जो बी की कार थी उसकी तो वैल्यू रिड्यूस हो गई, दैट इज़ नाउ अ सब्जेक्ट ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशन, नाउ वो उसे यूज़ भी नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज़ ऑल trespass to chattel. For example, if the defendant paints the car of a claimant that was parked on the side of the street, ठीक है, ए और बी, अब चलो बहुत देर से ए ही शैतानी कर रहा है, वी चेंज इट। ए ने नई मर्सिडीज खरीदी थी, उसने साइड में खड़ी कर रखी थी। दैट टाइम बी कम्स अप, ठीक है, उसने रोड के साइड में कहीं खड़ी कर रखी थी और वो गया था कुछ काम से, और बी आता है उस टाइम पे और उस पर कोई पेंट या कोई ग्रेफिटी बना देता है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। भाई नई की नई मर्सिडीज पे कोई आप आड़े तिरछी ग्रेफिटी बना दोगे, नो वन विल लाइक इट, ठीक है। नाउ दैट वुड बी ट्रेसपास टू चैटल. For example, if the defendant paints the car of a claimant that was parked on the side of the street without the consent of the claimant while the claimant was away, this amount to trespass to chattel. ठीक है, यानी कि विदाउट द कंसेंट था और वो अपनी कार को वहाँ खड़ा करके कहीं चला गया था, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने नई की नई भले ही कार खरीदी है, ठीक है, उसके बाद ए मेरा दोस्त है और हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों ने कह दिया हाँ भाई तू इतना अच्छा आर्टिस्ट है, मैं तेरे को अपनी नई की नई कार पे तेरे से पेंट करवाऊंगा, तू कर दे इस पे पेंट, ठीक है। दैट टाइम इट वोंट बी ट्रेसपास टू चैटल, ठीक है। आपकी उसमें अप्रूवल नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपकी बिना मर्जी के किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के साथ, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इंटरमेडल किया हो, ठीक है। Now we have conversion. Now conversion and trespass to chattel is very similar, very similar. क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस है और उसे हम अब पढ़ेंगे. The tort of conversion is somewhat related with the tort of trespass to chattel. Conversion occur when the defendant intentionally, यानी कि अगेन जो रॉन्ग डूअर है उसने intentionally यूज़ किया है या फिर इंटरमेडल्स या फिर उसके साथ किसी तरीके का गड़बड़ी की है with the chattel of the claimant, ठीक है, विक्टिम की चैटल के साथ इन सच अ सीरियस वे, अब आप समझ रहे हो यहाँ पे सीरियस वे, दैट इट बिकम्स फेयर टू आस्क फॉर कंपनसेशन और मनी पेमेंट फॉर द टोटल प्रायर वैल्यू ऑफ द चैटल. आपने उसे इस तरह से हार्म कर दिया है उस चैटल को, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, कि इट इज़ ओनली फेयर, इट इज़ ओनली जस्ट कि मैं आपसे पूरी की पूरी कीमत वसूल लूँ उस चीज़ की, ठीक है। आपने मेरी कार का इतनी बुरी तरह से उसे बैश कर दिया, तोड़ दिया है, ख़राब कर दिया है, ठीक है, कि उसे अब रिपेयर करना ही पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो इट वुड बी ओनली फेयर कि मैं आपसे जो भी उसके उस एक्सीडेंट, उसके उस मिस हैपनिंग से पहले की वैल्यू थी वो पूरी की पूरी वैल्यू आपसे वसूल लूँ. In other words, the defendant is forced to buy the chattel for a purchase price based on the original value, ठीक है. Now pay attention here, forced to buy, ठीक है, यानी कि अब भाई ए की मर्सिडीज पे बी ने तो थोड़ी सी ड्राइंग बनाई थी, स्क्रैच मारा था, ठीक है, उसके बदले में चलो उसने कंपनसेशन दे दिया, पर ए ने बी की ऑडी पूरी की पूरी मॉडिफाई करवा दी, उसकी रूफ रिमूव करवा दी, ठीक है, पूरी तरह से ख़राब करवा दी, डैमेज करवा दी, ठीक है ना. इट वुड बी ओनली फेयर, जो चीज़ दोबारा ठीक ही नहीं हो सकती, इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर, इट इज़ एक्सट्रीमली सीरियस. आई वोंट से बियॉन्ड रिपेयर, आई वुड से इट इज़ एक्सट्रीमली सीरियस. तब इट इज़ ओनली फेयर कि बी उससे बदले में पूरी की पूरी
वैल्यू ले ले ऐसे किसी भी मॉडिफिकेशन से पहले, ठीक है, यानी जो भी उस चीज़ की वैल्यू थी। अब अगर आप बोलो कि मैम उसने ऑडी 3 साल पुरानी ऑडी थी, ठीक है, बी की, जिसे ए ने ख़राब किया, तो क्या वो उसे पूरी की पूरी ओरिजिनल ऑथेंटिक वैल्यू देगा? नहीं। इसमें अगेन वी नीड नॉट टू ड्वेल इनटू इट सो मच, हम लोगों को इतना गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे सिर्फ बात पे ध्यान इतना देना है कि जो भी उस चीज़ की, उस चैटल की, उस मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, ऐसे डैमेज से पहले, ऐसे सीरियस डैमेज से पहले वो पूरी वैल्यू उससे जो क्लेम, जो डिफेंडेंट है उससे वसूल ली जाए, उससे ले ली जाए। यानी कि एक तरीके से आपने उसे फोर्सफुली सेल कर दिया या फिर उसे फोर्स कर दिया कि भैया तुझे ये चीज़ अब परचेज करनी पड़ेगी फॉर द परचेज प्राइस ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये है जो उससे पहले सही होने पे इसकी वैल्यू होती है। सो द रेमेडी इन कन्वर्जन इज फोर्स्ड सेल, ठीक है, यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया, आपका 1 मार्क क्वेश्चन है ये डायरेक्टली। सो द रेमेडी इन कन्वर्जन, कन्वर्जन के केसेस में द रेमेडी इज ओनली फोर्स्ड सेल। द कन्वर्जन इज एप्लीकेबल इन मेनी सिचुएशंस इंक्लूडिंग वेयर द चैटल इज टेकन, यानी जहाँ पे आपने उसकी चीज़ चुरा ही ली है, ले ही गए हैं। ट्रांसफर टू समवन एल्स, ठीक है, आपने दूसरे की ऑडी फ्रॉड करके बेच ही दी है, ठीक है। चेंज, आपने उसे कुछ इस तरह से चेंज कर दिया है भैया, बिल्कुल उसके रूप परिवर्तन कर दिया है। मिस यूज या डैमेज, आपने उसका एक्सीडेंट कर दिया है, कोई सीरियस एक्सीडेंट कर दिया है, या फिर मिस यूज़ कर दिया है। मिस यूज़, आपने उसमें जाके किसी का किडनैप कर लिया, मर्डर कर लिया है, यू नेवर नो। नाउ वी हैव अनलॉफुल हैरेसमेंट। आई नो इट इज़ गेटिंग लिटिल लेंदियर बट प्लीज़ स्टे हियर। एक साथ ही आप ये सब कुछ समझ जाएंगे तो आपको ईजी रहेगा, बाद में आप कन्फ्यूज़ होंगे। अब अनलॉफुल हैरेसमेंट यू माइट अगेन फाइंड इट लिटिल सिमिलर टू बैटरी एंड असॉल्ट, बट बहुत थोड़ा सा बट डिफरेंस होता है। डिफेंडेंट मे बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ डेलिब्रेट फिजिकल हार्म टू द विक्टिम इवन वेयर नो बैटरी और असॉल्ट इज इन्वॉल्व्ड। क्या कह रहा है कि जो डिफेंडेंट है, जो रॉन्ग डूअर है, दैट विल बी हेल्ड लाइबल, ठीक है, फॉर द डेलिब्रेट, जानबूझ के इस तरीके का फिजिकल हार्म करने के लिए विक्टिम के ऊपर, जिसमें कहीं से कहीं तक बैटरी या असॉल्ट इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम सारे केसेस में बैटरी और असॉल्ट कुछ एक तो होगा, या तो उसने धमकी दी होगी, ठीक है, असॉल्ट किया होगा, या फिर उसने वाकई में उसे टच करके मारा होगा तो बैटरी होगी। ऐसा कौन सा कोई सिचुएशन आ गया कि ये दोनों इन्वॉल्व नहीं है? अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिफेंडेंट लाइज टू द क्लेमेंट दैट द लेटर सन मेट विद अ रोड एक्सीडेंट, ठीक है। अब ए ने और बी ने, अगेन हम दोनों पे आ जाते हैं, ठीक है, ए और बी पे आ जाते हैं। अब बी बेचारा आराम से घर पे बैठा हुआ था, ए आता है और बोलता है, उसे धमकी नहीं दे रहा है, उससे बोलता है यार तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो मरने वाला है, वो कोमा में है, वो तो कभी बच ही नहीं पाएगा, ठीक है। और ये खबर सुन के बी को हार्ट अटैक आ जाता है। अब इसमें ना तो ए ने उसे टच किया है, ना तो बैटरी है, ना उसने किसी तरीके से धमकी दी है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ठीक है, यानी असॉल्ट भी नहीं है। तो दिस कम्स अंडर अनलॉफुल हैरेसमेंट, ये होता है हैरेसमेंट करना, ठीक है। इफ द डिफेंडेंट लाइज टू द क्लेमेंट दैट द लेटर सन मेट विद अ रोड एक्सीडेंट विच कॉजेज नर्वस शॉक टू द क्लेमेंट रिजल्टिंग इन इलनेस, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टॉर्ट ऑफ अनलॉफुल हैरेसमेंट। नाउ इसी के अंडर आते हैं हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट में ऑल्सो भी अमाउंट टू अनलॉफुल हैरेसमेंट, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑल्सो कम अंडर tort unlawful harassment. For example, if one follows another person, sends unwanted messages or phone call, although there is no violence or threat of violence involved, this act amount to a tort of harassment, ठीक है। आप किसी को ऐसे unlawful, unwanted हैरेसिंग मैसेजेस, कॉल्स भेज रहे हैं, या फिर आप भले ही एक डिसेंट डिस्टेंस पे किसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसे शैबी, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्टली आप किसी को ऐसा फील करा रहे हैं, इनसिक्योर फील करा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो आपने उन्हें किसी तरीके की धमकी नहीं दी है, आपने उन्हें किसी तरीके की मारपीट नहीं की उनके साथ, बट स्टिल ये आएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर। देन वी हैव इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। Now this is relatively a newer area which still needs a lot of development, a lot of clarification, but we still have it in our syllabus, so we are going to study it. Tort law with respect to invasion of privacy as a distinct entity is still underdeveloped. However, as many academics hold the view, there is potential for the development of tort of invasion of privacy. There is still a lot to be developed in this area, in this separate topic of invasion of privacy.
फॉर एग्जाम्पल वंस राइट टू पर्सनल लाइफ एंड फैमिली मे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अब प्राइवेसी से क्या मतलब है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, मेरी फैमिली क्या कर रही है, दिस इज़ ऑल अंडर प्राइवेसी, ठीक है। यू कांट इन्वेड इनटू इट, इन्वेड मतलब आप इसमें ज़बरदस्ती घुस नहीं सकते हैं, इसे हैम्पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। For example, one's right to personal life and family may fall under this category of tort law and may attract any deliberate invasion of privacy like photographing the personal lives of the claimant without the latter's consent, ठीक है। अब मैं अपने घर पे आराम से रह रही थी अपनी फैमिली के साथ, आप ज़बरदस्ती दूर से माइक्रो मैक्रो लेंसेज लगा के पिक्स क्लिक कर रहे हैं मेरी फैमिली की, ठीक है। नाउ दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। नाउ देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस एरिया टू डेवलप। अभी बहुत सारे इससे रिलेटेड लॉ और क्लैरिफिकेशंस आने हैं, बट यू स्टिल शुड नो इट। Now this is all. In our next class we are going to study negligence and strict liability. आज की क्लास में नहीं हो सकता था, ना negligence हो सकता था, ना strict liability हो सकता था, क्योंकि ये बहुत लंबे हो चुका है आज की क्लास ऑलरेडी। सो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अपनी बुक्स में मार्क कर लिया है तो वेरी गुड, नहीं तो प्लीज़ गिव इट अ थॉरो रीडिंग इन योर बुक। प्लीज़ मार्क द वर्ड्स आई आस्क्ड यू टू मार्क, आई आस्क्ड यू टू हाईलाइट, ठीक है। एंड स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। So yes, see you soon. Bye bye.